हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे शॉक। ठीक है, तो हम देखेंगे शॉक जो कि है ऑल टाइप ऑफ शॉक देखेंगे, इसके मैनेजमेंट देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे विथ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया इसमें, जिससे कि आपको जल्दी से लर्न करने में इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होगा डेफिनेशन। वो मैंने इसकी कुछ जो टाइप्स ऑफ शॉक है उसकी डेफिनेशन डाली है, और फिर पूरी डिजीज़ कंडीशन मैंने फ्लो चार्ट में आपको शॉर्ट में समझा दी है, ताकि जब भी कभी उसमें आए, पेपर में आए, तो उसको लर्न करने में भी इजी होगा और आप इजीली उस पर लिख पाएंगे। तो जो शॉक होता है वो क्या है, क्रिटिकल कंडीशन होती है जो कि ब्रॉट ऑन बाय द सडन ड्रॉप और इन ब्लड फ्लो थ्रू दी बॉडी। यानी कि जो शॉक होता है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो जो हमारा जो बॉडी है, वो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा जो ब्लड है उसको फ्लो नहीं कर पाती है। सडनली ड्रॉप हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ब्लड हमारी बॉडी के थ्रू उसको। और क्या कॉज होता है उसमें, ये शॉक कॉज होता है। यानी कि हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है, इसी को शॉक बोलते हैं। तो ये ट्रॉमा हो गया, हीट स्ट्रोक, ब्लड लॉस, एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, सीवियर बर्न, इन सब के वजह से होता है। यानी कि कोई भी एलर्जी हो जाए या बर्न हो जाए 100%, 90%, 80%, या किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है, तो तो उसमें क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। तो उसी की वजह से ये शॉक कॉज होता है। व्हेन अ पर्सन इज शॉक, जब पर्सन शॉक में होता है तो उसका क्या होता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो उनको इनफ काम नहीं कर पाता। यानी कि जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी कि जब ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल वैसे ही कम होगा, क्योंकि जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो देर आर मेनली फोर जो कैटेगरीज होती है शॉक की, वो मेनली फोर होती है टाइप इसके। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, हाइपोवॉल्यूमिक हो गई, कार्डियोजेनिक हो गई एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हो गई। यानी कि मेन तो फोर है, और उसके अलावा जो अंदर है वो काफ़ी दो तीन चार और हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो इन चारों से ज़्यादा हो जाते हैं शॉक। ठीक है, तो जो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है वो क्या होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है और फ्लूइड लॉस हो जाता है, या फिर कहेंगे फ्लूइड लॉस, प्लाज्मा लॉस, जो भी है। तो सीवियर ब्लड लॉस या अदर फ्लूइड लॉस हो जाते हैं इसमें, मेक द हार्ट अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड टू द बॉडी। जिसमें कि जो हार्ट होता है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है। यानी कि वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ब्लड को फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ शॉक कैन कॉज मैनी ऑर्गन टू स्टॉप वर्किंग। कहने का मतलब है कि ये जो इस टाइप का जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है, इसमें क्या होगा, जो सडनली ये इस टाइप का शॉक होता है कि इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो अदर ऑर्गन होते हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, उनको भी क्या नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जो होता है एक वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो फेल हो जाते हैं, डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें जब ये वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और ऑर्गन फेल हो जाते हैं। जब ऑर्गन फेल हो जाएंगे तो ठीक से ब्लड को पास नहीं कर पाएंगे, हार्ट भी उसमें काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिससे ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेप्टिक शॉक होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग शॉक होता है, सॉरी कंडीशन होती है। यानी कि एक डेंजरस कंडीशन है जो कि लाइफ डेंजर्स में जा सकती है, क्योंकि जो सीवियर लोकलाइज और सिस्टमिक वाइड इन्फेक्शन होता है, यानी कि कोई लोकल एरिया में भी हो सकता है, या इससे कोई सिस्टम भी पूरा इन्वॉल्व हो सकता है इससे इन्फेक्शन से। ठीक है, और इसके लिए जो होता है रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत इसमें होती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं सर्कुलेशन में ना, तो क्या होगा कि कोई भी सोर्स होता है इन्फेक्शन का, जैसे ये सोर्स दिख रहा है आपको, तो इस सोर्स ने क्या किया, ये इसमें पहुंचा, लंग्स में पहुंचा, मतलब हमारे जैसे ऑक्सीजन हमने ली, इनहेल करी, कोई सोर्स यहाँ पे इन्फेक्शन पहुंचा। इन्फेक्शन से क्या हुआ, जो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती वहाँ पहुंची, और वहाँ से उसने क्या करी, हमारे ब्लड वेसल्स में जैसे बैक्टीरिया एंटर हो गया। अब वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है,
वो लीक करनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से ब्लड क्या होता है बाहर लीक करता है उसकी कैपिलरीज जो होती है उसके ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इस तरीके से वो जो होता है ब्लड लीक करने लगेगा, ठीक है। और ऑर्गन में वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, जितनी इसकी डिमांड है इतने यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो क्या हो जा रही है, उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, वो लीकेज हो जा रहा है। तो वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन में जो ब्लड लीक होने की वजह से उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, जिसके वजह से लास्ट में क्या हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इतना ये सीरियस होता है, और मतलब इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है, तो इसलिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब होता है एनाफाइलेटिक शॉक। क्या होता है, ये एक सीवियर एलर्जिक है। अगर कोई पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जिक है, वो उसमें एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी, और उसका उस एलर्जी जिस चीज़ से उसको एलर्जी है उससे उसके बॉडी में क्या होगा, रिएक्शन होगा, यानी कि जिसको वो फील कर सकता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना और कुछ ईचिंग होना, इस तरह से कुछ होगा उसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कहलाता है, मतलब एक जानलेवा भी हो सकता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। इसमें बीपी कम हो जाएगा, और हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, और उसका क्या नाम है, स्वेटिंग हो जाएगी। इस तरीके के जो कि एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो सारे इसमें सिम्टम आ सकते हैं। और ये जो होता है इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें एज अ रिजल्ट, इसके वजह से क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम रिलीज केमिकल केमिकल रिलीज करेगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और ये लीड करेगा एनाफाइलेटिक शॉक को, ठीक है। शॉक ही आ जाएगा उसमें। उसके बाद हो गया न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जबकि क्या होता है कि जो हार्ट रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, ये सभी जो होते हैं स्टेबल नहीं रहते हैं, इनमें ट्रबल आता है, परेशानी होती है। क्योंकि क्या हो जाता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। और क्यों होगा, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कभी हुई है, यानी कि जैसे अभी अचानक ही किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, वो छत से गिर जाए, या वो कभी उसके ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, और उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो स्पाइन से जल्दी से क्या होगा, स्पाइन का कनेक्शन यहाँ पे है, ब्रेन से है, तो नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा तो जो होता है हमारा जो भी इसको कंट्रोल करता है, तो ये ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट वगैरह सारी जो होती है इस कंडीशन में क्या हो जाती है, ट्रबल करती है, मतलब उनमें भी परेशानी आने लगती है, ठीक है। तो इस जो लाइक अदर टाइप ऑफ शॉक, जितने शॉक भी होते हैं सभी में क्या होता है, सीरियस कंडीशन नहीं होती, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। उसी तरीके से ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अदर शॉक की तरह, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। अब कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक भी जैसे इसके नाम से ही लग रहा है ना, हार्ट से रिलेटेड है, तो ये जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये भी जानलेवा एक बीमारी होती है, मतलब सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। इसमें जो होता है हार्ट सडनली जो होता है अपना काम करना जो होता है वो कम कर देता है, यानी कि वो ब्लड को पंप करने का काम होता है हार्ट का, तो वो क्या, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ब्लड को हमारी बॉडी को पंप करता है, और वो ब्लड जो होता है पूरे सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है हमारी वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ये पंप करना कम कर देगा, इनफ पंप नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी। तो इस कंडीशन को कहते, तो ये जो कंडीशन होती है मोस्ट ऑफन कॉज बाय द सीवियर हार्ट अटैक। तो इसके वजह से क्या होता है कि कभी सीवियर हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन नॉट एवरी वन हैज़ हु हैज़ अ हार्ट अटैक, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है वो सभी को क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक से ही वो उसको हुआ होगा तभी हार्ट अटैक आया, ऐसा भी नहीं मानना होता है। लेकिन मोस्टली ये एक कारण भी है कि जिसकी जो हार्ट अटैक आ रहा है वो कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से भी आ रहा, लेकिन जिसको हार्ट अटैक आ रहा है सभी का ये रीज़न नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी है। तो कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है वो रेयर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब होता है अब देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो होता है ये इसके नाम से ही लग रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट। तो ये 4 टाइप ऑफ शॉक होता है जो कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी हमारी ब्लड वेसल्स में, तो उसके वजह से होता है ये। और इसमें जो होता है जो ग्रेट वेसल्स होती है जो हार्ट होती है, यानी कि हार्ट में भी और ग्रेट वेसल्स में भी जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ब्लड में उसकी फ्लो में,
तो भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा। तो इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, कार्डियक टेम्पोनेट होगा और टेंशन न्यूमोथोरेक्स होगा। दीज आर ऑल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जबकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती किसी एम्बोलाई के वजह से जो होती पल्मोनरी जो ये जो ब्लड वेसल्स होती उसमें कोई एम्बोलाई की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। अब डिसोशिएटिव शॉक क्या होता है? डिसोशिएटिव शॉक होता है जो कि प्रेजेंट विथ नॉर्मल हार्ट फंक्शन, यानी कि जो हमारे डिसोशिएटिव शॉक में क्या होगा, जो हमारे हार्ट फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो भी रिस्पॉन्सिव रहती है, और जो हमारा ब्लड होता है वो भी प्लेंटी ऑफ ब्लड होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये कमी नहीं देखने को मिलती, और परफ्यूज़न की प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। परफ्यूजन प्रॉब्लम होगी, और बिकॉज ऑफ ब्लड हैज़ डिक्रीज, क्योंकि जो ब्लड है वही कम हो जाता है, उसकी एबिलिटी कम हो जाती टू कैरी ऑक्सीजन टू दी टिश्यू। यानी कि जब ब्लड कम होगा, उसका अमाउंट कम होगा, तो क्या हो जाएगा कि उसकी एबिलिटी ऑक्सीजन को कैरी करने की, जो टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कॉज ऑफ डिसोशिएटिव शॉक जो होता है वो किसके वजह से होता है? डिसोशिएटिव जो शॉक होता है वो CO पॉइजनिंग की वजह से जो होता है वो, ठीक है। तो उसके वजह से होगा, और साइनाइड पॉइजनिंग और अनीमिया की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये अभी आपने जो है मैं आपको अब ये हम इसमें देखेंगे, इनकी एक मैंने चार्ट बना रखा है, फटाफट हम इस चार्ट को देखते हैं। इसमें भी ये वर्ड्स आएंगे जो कि अभी मैंने आपको आगे उसमें बताए थे डेफिनेशंस में। तो वो जस्ट अब ये यहाँ पे डेफिनेशंस शो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने उसको अलग से सारी डेफिनेशन देख ली है। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ में ना आए तो आप वो डेफिनेशन से देख लीजिए कि इसमें होता क्या है। तो ये क्या है? एक टाइप हाइपोवोलेमिक शॉक है। इसका जो मेन कॉज होता है वो हेमरेज होता है और डिहाइड्रेशन होता है। हेमरेज का पता ही है आपको, जब कभी चोट वोट लग जाए तो वहाँ से ब्लड लीक हो रहा है बॉडी से, मतलब हेमरेज, हेडेक वो सॉरी हेड इंजरी हो गई है, स्पाइनल इंजरी तो चलो इंटरनल है, कहीं भी ब्लड इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसके वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, वाटर की कमी, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इम्बैलेंस हो गया है तो होगा। और इसमें जो होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इसमें प्रीलोड जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। प्रीलोड इसमें कम हो जाएगा, और जो प्रीलोड का मतलब होता है कि ये एक प्रीलोड इज़ द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक, जो कार्डियक जो मायोसाइट्स होंगे, यानी कि जो मसल्स सेल होती हैं उसका जो स्ट्रेचिंग होती है उसको बोलते हैं ये, ठीक है। ये प्रीलोड वाली जो कंडीशन होती है यही एक स्ट्रेचिंग होती है उनकी मसल्स की, जो कि वो प्रायरली टू कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन से पहले वो करती हैं, यानी कि ब्लड को फुल करने के लिए इसमें होता है ना, ये बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो होता है कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ब्लड का फ्लो ही कम हो रहा है ना। तो और कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम नॉर्मल होगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी, और जो आफ्टर लोड होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। आफ्टर लोड का मतलब होता है, देखिए ये एक बार आप समझ लीजिए, जो प्री लोड मैंने आपको बता दिया कि जो मसल्स की जो ये प्री लोड का मतलब जो मैंने बताया आपको कि ये एक जो होता है इनिशियल स्ट्रेचिंग होती है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, यानी कि जो मसल सेल होती हैं उसकी स्ट्रेचिंग होती है कब? मतलब बिफोर कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है। मतलब फिल होने से पहले, रिफिल जैसे कहते हैं ना, फिल होना, उससे पहले जो होता है उनका कम हो जाएगा नॉर्म, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा नहीं आया तो वो अपने आप ही स्ट्रेच नहीं हो पाएंगी ज़्यादा। और जो इसका जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि ब्लड नहीं है तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगी, फ्लो कम है तो वो क्या होगा, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल होगी या फिर इंक्रीज रहेगी। और जो आफ्टर लोड होता है, उसको आफ्टर लोड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फोर्स ऑफ ब्लड है जिसमें जो होता है, जिसके अगेंस्ट ब्लड को क्या करना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। जब ब्लड वेसल जो होती है सिकुड़ती हैं तो ब्लड क्या होता है, पंप करेगा, तो वो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, लेकिन प्री लोड कम होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो भी कम ही होता है, हाइपोवोलेमिक हो रहा है ना। और क्लिनिकल फीचर में देखें तो इंक्रीज हार्ट रेट होती है, डिक्रीज मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, और जो कार्डियक आउटपुट है जो कि वो पंप का काम जो कर रहा है वो कम हो जाएगा। और जो CRT होता है, CRT का जो मतलब होता है वो कैपिलरी रिफिल टाइमिंग से होता है, जो इसकी जो टाइमिंग होती है ये कम हो जाती है,
ठीक है। कैपिलरी जो ये सीआरटी जो होता है वो डिले होगा, यानी कि देर से होगा, उसकी जो कैपिलरी रिफिल टाइमिंग होगी डिलेड होगी। एक्सट्रीमिटी जो होती है वो कूल हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाएगी या पीली पड़ने लगेगी, और जो वीक थ्रेडी पल्स हो जाएगी। तो वीक थ्रेडी पल्स का मतलब होता है जो कि इस बहुत ज़्यादा स्मॉल फाइन पल्सेशन जिसको कह सकते हैं वो इसमें फील होगा, ठीक है। और इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब थ्रेड लाइक पल्स होना कहने का मतलब बहुत ज़्यादा वीक। और जो ट्रीटमेंट होगा इसका, ये जो लॉसेस होते हैं, जो ये फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसको क्या करना, प्रिवेंट करना, इससे बचाव करना, ठीक है। और क्या करना, जो सिक्योर लार्ज बोर आईवी को असेस करना, यानी कि एक जो 16 नंबर आईवी कैथ या 18 नंबर आईवी कैथ जो होता है ना, वो नॉर्मल जो बिग बोर वाला हो उसको डालना होता है, इन मतलब ताकि क्या कर सके, उसमें फ्लूइड को जल्दी से रिप्लेस कर पाएँ, ताकि उसका जो शॉक की कंडीशन है वो सबसाइड हो। और जो फ्लूइड का जो रिसस्टेशन होता है, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, वो उसको देना होगा, मतलब उसको रिप्लेस करना होगा। तो जो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलॉइड जो फ्लूइड होता है उसमें मिनरल सॉल्ट होंगे और अदर स्मॉल वो होता है, उसमें वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब इसमें रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है। उसके अंदर आता है सेप्टिक शॉक, जो कि इन्फेक्शंस की वजह से होगा और सेप्सिस की वजह से होगा, है ना। और इसमें भी जो होता है प्रीलोड कम हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो नॉर्मल रहती है और डिक्रीज़ होती है। और जो आफ्टर लोड होता है वो भी कम हो जाता है। और इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स इसके होंगे, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इसमें कम रहेगा क्योंकि सेप्सिस हो गया। और जो सीआरटी है, मतलब कैपिलरी रिफिल टाइमिंग जो होगी उसकी वो देर से होगी। और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, वो जो हाथ पैर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, गर्म रहेंगे और पिंक रहेंगे, वार्म एंड पिंक, ठीक है, मतलब नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे रहते हैं। और जो इसको इसको क्या करेंगे कि इसमें जो होगा आईवी इसमें जो होता है आईवी एंटीबायोटिक देंगे इसमें, ठीक है ना। आईवी एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। और फ्लूइड देंगे रिप्लेसमेंट, मतलब फ्लूइड का देंगे इसमें। और क्या करेंगे, इसमें जो ये वाली मेडिकेशन है नॉर एड्रेनालिन जो होगी, और ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस इसमें जो होती है आईवी नॉर एड्रेनालिन इसमें देंगे। तो नॉर एड्रेनालिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है, जैसा आपको पता ही है, मतलब सॉरी, ये जो नॉर एड्रेनालिन होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि दैट रिलीज बाय द एड्रिनल मेडुला बाय अ सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू जो एड्रिनल मेडुला होता है वो इसको रिलीज करता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है। और ये जो होता है क्या करता है, ये ऑल्सो यूज, मतलब इसको हम क्या करते हैं, ऑल्सो यूज एज अ ड्रग, जो कि क्या करेगा, टू रेज द बीपी, जो कि बीपी को क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीपी कम हो रहा है तो इसको रेज करने के लिए ये देना पड़ता है। तो ये तो था सेप्सिस शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया। अब हम देखते हैं एनाफाइलाइटिक शॉक। एनाफाइलाइटिक शॉक जो इसके नेम से ही लग रहा है कि ये मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि एक एलर्जिक शॉक होगा, एलर्जी की वजह से होगा। इसमें क्या होगा कि इसका कॉज होता है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस का मतलब सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। एलर्जी, एक नॉर्मल एलर्जी अलग चीज़ है और एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी जो है वो अलग है, यानी कि जो सीवियर एलर्जी होगी जो कि क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एनाफाइलैक्सिस होगा कॉज इसका। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो प्रीलोड इसमें कम होगा, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में समझाया था। और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि उसमें चेंजेज होते रहते हैं। और जो आफ्टर लोड होता है वो कम होता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो हार्ट रेट बड़ा होगा, बीपी कम होगी, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। और जो सीआरटी होगी, यानी कि ये जो सीआरटी जो होता है वो कम देर से होगा, ठीक है। और एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी इसमें वार्म होगी। और जो आईवी एपिनेफ्रिन से इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो देंगे इसमें, और फ्लूइड देंगे, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि ये एक जो होती है क्रिस्टलाइन वो होती है मेडिकेशन, जिसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हार्मोन होता है जो एपिनेफ्रिन होता है। और ये हार्मोन दैट कॉज क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, नैरो करता है। और वो जिससे कि क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, नैरो करेगा एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ये इसका काम होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो ये इसका जो होता है क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये
इसमें जो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड इसमें जो एनाफाइलैक्सिस में जो होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होगा, सीआरटी डिलेड होगी, एक्समिटी वार्म होगी, आईवी नेफ्रिन से इसका फ्लूइड से भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे और एपिनेफ्रिन देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोजेनिक में क्या होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होगा, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कैसे हो सकती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होगी, वही हेड इंजरी वगैरह हो जाएगी, जब इसको टीबीआई भी बोलते हैं, उसके वजह से ये जो न्यूरोजेनिक शॉक इसमें होता है। इसमें भी प्री लोड जो होता है वो कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो नॉर्मल रहेगी, आफ्टर लोड जो होता है वो इसमें कम हो जाता है न्यूरोजेनिक में, ठीक है। और जो एस वी आर होता है वो मतलब एस वी आर का मतलब होता है सिस्टमिक वस्कुलर रेसिस्टेंस, वो जो होता है इसमें कम हो जाता है, ठीक है, आफ्टर लोड। और जो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, जो सिंपैथेटिक टोन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक टोन होती है वो क्या होती है, एक हम उसको रिकॉग्नाइज एज अ इम्पॉर्टेंट मीडिएटर, उसको इम्पॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, यानी कि जितने भी हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है उसके लिए वो हम उसको एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर मानते हैं सिंपैथेटिक टोन को, ठीक है। और ये जो इसका क्लिनिकल फीचर होता है वो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और एक्सट्रीमिटी जो होती है वो वार्म रहती है, ठीक है। और जो हार्ट फ्लो होती है इसमें जो ट्रीटमेंट होगा, ये जो हाई फ्लो में इसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, और फ्लूइड रिसस्टेशन करेंगे, फ्लूइड वगैरह देंगे। इसमें कौन सा फ्लूइड देना होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इसके मेंटेन रहे, और इसमें देंगे वैसो प्रेशर भी, जो वैसो प्रेशर जो होता है वो भी देंगे इसमें। ये एक ड्रग होती है जो कि क्या करती है, एक ड्रग और एक एजेंट इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या करेगा कि विच कॉजेज द जो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल को क्या करेगा, वो कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा इसमें, ठीक है, ताकि ज़्यादा फ्लो उसका वेस्ट ना हो। तो ये होता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद हम थे कार्डियोजेनिक के नेम से ही लग रहा है कि ये जो होता है ये दूसरा आ गया, ठीक है। ये सब जो होता है ये हमने देखा सेप्टिक शॉक में, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में देखा सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। अब दूसरा होता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक मायोकार्डाइटिस और डिस्थेमिया से के कारण से ये होता है, ठीक है। और मायोकार्डाइटिस आपको पता ही है कि ये क्या होती है कि जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, यानी कि जो मिडिल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है मायोकार्डियम में, जिसके वजह से क्या होता है, वो किसके वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और जो डिस्थीमिया होता है वो उसमें क्या होगा कि जो इसमें केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। और जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी वही है जैसे प्रीवियस थी कि प्रीलोड कम हो जाएगा इसमें, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है, और आफ्टर लोड जो होता है एसवीएम जो होता है वो का नॉर्मल रहेगा। और जो ये होती है इंक्रीज आफ्टर लोड जो होता है एसवीएम, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज कुछ ये हो सकता है इसमें। तो ये राइट वेंट्रिकुलर तो इंक्रीज होगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये वेंट्रिकुलर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, जो कि हमारे क्या होते हैं, ये पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है राइट वाला इंक्रीज मतलब ज़्यादा पंप करेगा और लेफ्ट वाला कम पंप करेगा, तो ये इसमें आफ्टर लोड होता है। और यहाँ पर आप देखिए क्लिनिकल फीचर में हार्ट रेट इसमें ज़्यादा होगी, ब्लड बीपी कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और सीआरटी जो होती है देर से होगी। कैपिलरी रिफिल टाइमिंग जो होती है वो, कैपिलरी रिफिल का मतलब होता है वो जो रिफिल टाइमिंग, जो फिल होने का जो टाइम होता है वो कम होता है इसमें, ठीक है, डिलेड होता है मतलब देर से होता है। और जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इंट्रॉप्स देंगे, इसमें इंट्रॉप्स और कॉशन ऑफ द फ्लूइड को भी उसको कॉशियसली देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो कंजेशन हो जाएगा। तो जो इंट्रॉप्स ये जो इन ट्रॉप्स होगा तो वो क्या होता है कि एक टाइप ऑफ ड्रग होता है देन कैन हेल्प यू विथ अ नंबर ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। मतलब उससे आप क्या कर सकते हैं, जो ये एक ऐसी टाइप ऑफ ड्रग होती है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं जो भी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने में। तो ये हार्ट की जो नंबर ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ये हेल्प करता है, ठीक है, इन और ड्रॉप्स। और जो इस जो अब उसके बाद हो गया ये फ्लूइड से भी इसको रिप्लेस करना पड़ेगा जो कि कॉन्शियसली देंगे। और जो ईसीएमओ है,
ECMO का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऑक्सीजनेशन उसको देना होगा, ठीक है, जो कि हाई उसमें देना होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया DOC। DOC का मतलब हो गया कि डिमांड जो होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, उसमें नॉर एड्रेनलिन होती है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया। उसके बाद होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो जो जो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, इसके नेम से पता चल रहा, जो हमने पढ़ लिया है। इसके कॉजेज़ होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जो शॉक होता है उसके कॉजेज़ होते हैं टेम्पोनेड होगा, टेंशन हो गया, निमोथोरेक्स हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया और चेस्ट ट्रॉमा हो गया। ओके तो टेम्पोनेट का मतलब क्या होता है कि एक फ्लूइड कलेक्शन इन द सैक सराउंडिंग द हार्ट, मतलब कि जिसमें जो हार्ट जो होता है, जिससे क्या होता है वो कंप्रेस होता है, यानी कि जो हार्ट का जो सराउंडिंग होगा, है ना, तो एंडो कार्डियम वगैरह, उसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड सैक होंगे, उस जो सैक होगा उसमें क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। तो फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से जो हार्ट में जो होता है वो कंप्रेस होगा, जो हार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया टेम्पोनेट। और जो टेंशन निमोथोरेक्स का मतलब तो आपको पता ही है कि जो टेंशन निमोथोरेक्स नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा कि ये एक सीवियर कंडीशन होती है, जिसकी वजह से मतलब जो एयर होती है, एयर इज ट्रैप इन द प्लूरल स्पेस, यानी कि जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और अंडर पॉजिटिव प्रेशर होती है, यानी कि वहाँ का प्रेशर कौन सा होता है, पॉजिटिव, जबकि उसको नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होता है तभी वो बाहर उसको आउट कर सकती है, अदरवाइज वो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे वो ट्रैप्ड हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसिंग हो जाएगी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में भी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और कंप्रोमाइजिंग ये हो जाएगा, जो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन जो होता है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये इससे आप समझ गए होंगे। और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो मालूम ही है कि एक जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है वो मतलब जो वेसल्स होती है ब्लड क्लॉट के थ्रू वजह से क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, किसकी, लंग्स की, यानी कि इन द जो ब्लड जो भी आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, लंग की, वो ब्लॉक हो जाएंगी। और वो किसकी वजह से होती है, कोई ब्लड क्लॉट वगैरह जो होता है वो उसके वजह से वो कंडीशन होती है। उसके बाद हो गया चेस्ट ट्रॉमा, तो किसी भी एक्सीडेंट वगैरह से हो सकता है। फिर इसमें भी यही है कि जो इसमें डिक्रीज प्रीलोड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल रहेगी और आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्लिनिकल फीचर में हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, CRT देर से हो गया और एक्सट्रीमिटीज़ में ठंडे पड़े रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है पेरिकार्डियो सिंथेसिस होगा और चेस्ट ट्यूब होगा, ठीक है। पेरिकार्डियो सिंथेसिस का मतलब होता है कि इट इज़ अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि रिमूव फ्लूइड दैट मतलब जो बिल्ट हो चुका है, दैट हैज़ बिल्ट अप इन द सैक्स अराउंड द हार्ट, ठीक है। तो जो हार्ट के सराउंडिंग में जो ब्लड, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड जो होता है वो जो बिल्डअप हो जाता है उसको क्या करना, आउट करना है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियम के अराउंड ये जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है। और बाय यूजिंग द, ये कैसे कम करेंगे इसको, कोई ऑपरेशन तो नहीं कर रहे ना, वो एक कोई स्मॉल निडल या जो लॉन्ग कैथेटर होता है, स्मॉल लॉन्ग कैथेटर वगैरह से इसको ड्रेन किया जाएगा फ्लूइड को, एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे और सियाम, ठीक है। उसके बाद होता है डिसोशिएटिव जो शॉक होता है वो हमने पढ़ लिया क्या होता है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें CO पॉइजनिंग और साइनाइड होगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें, मतलब CO पॉइजनिंग का मतलब होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग होती है वो बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ज़्यादा हो जाता है मतलब इसका लेवल, ठीक है। क्यों कब होता है, जबकि क्या होता है, टू मच कार्बन मोनोऑक्साइड होगी जब एयर में, जिसको कि हम इनहेल कर लेंगे तो वो एक पॉइजनस बन जाता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। और जो साइनाइड होती है वो क्या होता है, एक केमिकल पॉइजनस होती है, ठीक है। और वेरिएबल पैथोफिजियोलॉजी में वेरिएबल रहता है, मतलब चेंजेबल होते हैं। और जो हार्ट रेट होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ जाएगी। और BP होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और इसमें क्या होगा, और ये जो CRT जो होगी वो नॉर्मल रहेगी या बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ इसमें नॉर्मल रहती हैं। और जो ट्रीटमेंट होगा इसमें, अब
ऑब्वियसली जब पॉइजन है तो उसको एंटीडोट देंगे, जिस तरीके का पॉइजन है उसी तरीके का इसको एंटीडोट मिलेगा। एंटीडोट का मतलब तो मालूम ही है इसको आपको कि एक मेडिकल सब्सटेंस होता है दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट अ पॉइजन्स और अ डिजीज़ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो कि पॉइजनस इफेक्ट डाल रही है या कोई ऐसा पॉइजन है, उसी की जो उसका जो एक्शन होता है उसको कम करने के लिए या उसको सबसाइड करने के लिए, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है, उसी को एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है। फिर है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे इसमें। अब हाइपरबैरिक क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी मतलब हाई ऑक्सीजन लेवल इसको देना पड़ेगा, ठीक है। हाई ऑक्सीजन उसको देनी पड़ेगी थेरेपी। फिर इसके ऑल टाइप जो अब हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ शॉक एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि ये एक इस तरीके से भी है कि जो जितने भी टाइप के शॉक होते हैं, ऑल टाइप ऑफ शॉक का क्या मैनेजमेंट होता है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगर आप एक के बारे में एक लिखते रहेंगे तो सभी में ये लिख लीजिएगा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि इंक्रीज परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन, यानी कि जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उसका जो परफ्यूजन होता है उसको इंक्रीज करना, सभी में फ्लो कम होता है ब्लड का, और इंक्रीज करना पेरिफेरल परफ्यूजन को, और डिक्रीज करना मायोकार्डियल ऑक्सीजन को डिमांड उसकी जो होती है उसको कम करना, और वर्कलोड कम करना। जो मायोकार्डियम में ही मायोकार्डाइटिस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई करना है। और उसकी जो रिलीव पल्मोनरी कंजेशन है, जैसे कि फ्लूड एक्सेस हो गया था तो उसको जो एक्सेस फ्लूड है उसको ड्रेन आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ निडल और ट्यूब्स, फाइन ट्यूब वगैरह, जो कि डॉक्टर्स का काम होता है, तो वो उसको रिलीव करना होता है। एक हमें मैनेजमेंट में ये लिखने के लिए होना चाहिए। एंड करेक्ट एसिड, जो एसिड बेस इम्बैलेंस है उसको भी करेक्ट करना है। मतलब कि करेक्ट कैसे करेंगे उसको, कि जो भी इनटेक एंड आउटपुट होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन का उसको क्या करना है, वो नॉर्मल रखना है उसको, ठीक है, बैलेंस में रखना है। और करेक्ट एसिड बेस बैलेंस होगा, और इंश्योर एडिकेट ऑक्सीजन, वही कि ऑक्सीजन उसको मिल पा रही है कि नहीं, एडिकेट जितनी उसकी डिमांड है उस हिसाब से उसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेट करना है इन ट्रॉपिक मेडिकेशन एंड सच एज द डोपिटामाइन और डोपामीन, मिलरोनिन, और इस तरीके से आप इसमें नेम याद कर सकते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो उसका जो हाइपोवॉलेमिक में तो वही है कि इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम विद द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, तो उस पे जो भी सोल्यूशन है अप्रोप्रिएट होना चाहिए, देना है उसको, उसकी इंट्रावेस्कुलर इंक्रीज करना है, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, कॉलॉइड प्रिपरेशन हो गया, प्लाज्मा एक्सपेंडर हो गया, और क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन हो गया, ये उसको देना है। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, उसमें क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एड्रेनलिन और एंटी हिस्टामिन करेंगे, ठीक है। एंटी हिस्टामिन क्या होती है, एक टाइप ऑफ ड्रग होती है जो कि क्या करती है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ द हिस्टामिन विच कैन कॉज फीवर, ईचिंग और रनिंग नोज, स्नीजिंग, वाटरी आई, ये सब जो करता है उसको ये क्या कर देती है, ये ड्रग जो होती है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो यही है आज का जो टॉपिक था, और इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लास्ट हो गया। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके से वीडियो इसमें अपलोड होती रहती हैं जिसमें नोट्स होते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शौक बड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैंने सारा इसको फ्लो चार्ट में आपको बता दिया है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।